दोस्तों आज की कहानी एक 14 साल की लड़की की कहानी है। एक 14 साल की लड़की जो कि एक बहुत ही छोटे गांव में रहती है और इस छोटे गांव में रहने के बावजूद इसे एक ही समय पर कई सारे लड़कों से इश्क हो जाता है। अब जब इस छोटी उम्र में से कई सारे लड़कों से इश्क होता है तो इस इश्क का जो अंजाम होता है दोस्तों उस समय इस पूरी घटना ने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया था। तो इस घटना का परत दर परत पॉइंट टू पॉइंट हर पहलू मैं आप लोग को समझाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं उनके जो कमेंट्स हैं ये वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। और आप लोग भी अगर कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी के जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं या फिर किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप लोग बस कमेंट्स कर दीजिए आज के इस वीडियो में। और आप लोग के जो भी कमेंट्स होंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है हरियाणा प्रदेश की। और हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सोनीपत। दोस्तों सोनीपत के अंतर्गत एक थाना आता है, राय थाना, और इसी राय थाने के अंदर एक गाँव है। उसी गांव की एक कहानी है। दोस्तों आज की कहानी को हम ठीक से समझें लेकिन उसके लिए हमें चलना पड़ेगा 4 साल पहले। दरअसल कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक इलाका है टीकमगढ़ और यहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक व्यक्ति है जिसका नाम है गंगाराम। और आज की कहानी इस गंगाराम के परिवार की कहानी है। गंगाराम जो कि कुछ साल पहले शादी करता है एक शोभा नाम की लड़की से। जो शोभा है ये पहले शादीशुदा थी लेकिन किसी वजह से इसके पति की डेथ हो गई, इसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय शोभा को एक बेटी हो चुकी थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद में जब शोभा अकेली हो जाती है तो इसके परिवार वाले सोचते हैं कि क्यों ना, अभी ज़िंदगी इतनी लंबी पड़ी है तो इसलिए शोभा की दूसरी शादी कर दी जाए। अब ये शादी जो थी शोभा की ये गंगाराम के साथ में कर दी जाती है। अब दोस्तों गंगाराम शोभा से शादी तो कर लेता है लेकिन शोभा के साथ में उसकी एक बेटी भी आई थी। अब दोस्तों शोभा जो कि एक अच्छी लड़की थी और उसकी एक बेटी भी थी, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। जैसे जैसे समय गुजरता है इनको 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी जिसका नाम आज था, उम्र 4 साल, और जो बेटा है ऋतिक, इसकी और बेटी की उम्र में 1 साल का डिफरेंट होता है। 1 साल जो उम्र होती है बेटे की कम होती है, यानी बेटी की उम्र 3 साल होती है। अब इनके परिवार में शोभा और 3 बच्चे, यानी जो गंगाराम था इसका जो परिवार था अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसके परिवार में टोटल 5 लोग हो चुके थे। 2 बच्चे गंगाराम के शोभा से हुए थे और शोभा की एक पहले की बेटी भी थी। अब जब इनके परिवार में लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं जो खर्चा था वो भी बढ़ जाता है। अब जब खर्चा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं टीकमगढ़ में उस तरीके का काम नहीं था कि जिससे ये अपने परिवार का जो खर्चा है वो सही से उठा सके। इसलिए ये पति पत्नी फैसला लेते हैं क्यों ना हम अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए किसी दूसरी जगह चलें जहां पर अच्छा काम हो। अब दोस्तों ये बात जो थी वो गंगाराम को भी पसंद आ जाती है। इसलिए गंगाराम अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ में अपना जो गांव था टीकमगढ़ उसे छोड़ देता है और पहुंच जाता है हरियाणा। और हरियाणा का सोनीपत का जो राय थाना है इसी के अंतर्गत जो गाँव आता है वहीं पर ये लोग रहने लगते हैं। अब दोस्तों जो इनकी बड़ी बेटी थी शोभा, जिसे अपने साथ लेके आई थी, शोभा ने उस लड़की को घर पे ही छोड़ा था क्योंकि घर में दादा दादी थे। तो उससे कहा था कि तुम लगभग 13 से 14 साल की हो चुकी हो तो तुम अपने दादा दादी का ख्याल रखना और जैसे ही वहाँ पर काम सेट हो जाएगा हम तुम्हें भी अपने पास बुला लेंगे। अब उसके बाद में ये जो परिवार था ये वहाँ पर चले जाता है और वहाँ पर एक किराए का मकान ले लेता है और वहीं पर रहने लग जाता है। अब दोस्तों ये किराए पे तो रहने लगे थे लेकिन अपनी जीविका चलाने के लिए इन्हें काम की ज़रूरत थी। तो जो इस परिवार का पुरुष था गंगाराम, ये काम की तलाश में निकलता है और आखिरकार इसे काम मिल जाता है और ये राजमिस्त्री के साथ में काम करने लग जाता है। जो पत्नी शोभा थी ये घर पे अकेली रहती थी बच्चों के साथ में। चूँकि परदेश में ये लोग रह रहे थे तो शोभा सोचती है कि घर पे खाली रहने से बेहतर है कि वो भी अपने पति का हाथ बटाए और वो भी राजमिस्त्रियों के साथ में जो लेबर का काम होता है वो करने लग जाती है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। जब ये दोनों पति पत्नी मेहनत से पैसा कमाते हैं तो इनका जो भरण पोषण था ये अच्छी तरीके से होने लगता है और जहाँ पर ये रह रहे थे जिस गांव में, उस गांव के अंदर भी इनकी अच्छी छवि बन जाती है। जिस मकान में ये लोग रह रहे थे वहाँ पर जो मकान मालिक था उस मकान मालिक को भी इसके दोनों बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। अब दोस्तों परिवार को अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल रही थी। चूँकि 2021 में ये लोग यहाँ पे आए थे
और अब साल 2023 आ चुका था। अब साल 2023 आ चुका था, परिवार की आमदनी बढ़ चुकी थी, बच्चों का जो लालन पालन था वो भी अच्छा होता है। अब दोस्तों परिवार की हर मुश्किल आसान हो चुकी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसलिए शोभा अपने पति से कहती है कि जो उनकी बिटिया नीतू जो गांव में है, जो अब 14 साल की हो चुकी है और मैं तुम्हारे साथ काम करने जाती हूँ, तो इससे बेहतर तो ये होगा कि हम अपनी बिटिया को यहाँ पे बुला लें और हमारी बिटिया जो है वो घर के काम में हमारा हाथ भी बटा देगी। जब मैं तुम्हारे साथ काम पे जाऊँगी तो बिटिया जो 2 बच्चे हैं छोटे उनके लिए खाना बना देगी, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये जो बात थी शोभा की, ये गंगाराम को कहीं ना कहीं पसंद आ जाती है। तो गंगाराम जो इसकी बिटिया थी नीतू, जिसकी उम्र अब 14 साल हो चुकी थी, अपनी बिटिया को लेकर इसी हरियाणा के सोनीपत के राय थाना गांव में लेके आ जाता है और उसके बाद में ये जो परिवार था वहीं पर रहने लग जाता है। अब ये परिवार मुकम्मल हो चुका था, पूरा हो चुका था। जो बिटिया गांव में थी वो शहर आ चुकी थी। चूँकि वो 14 साल की हो चुकी थी इसलिए उसका जो दाखिला है वो एक अच्छे स्कूल में करा दिया जाता है। अब सुबह को गंगाराम और जो शोभा है ये काम के लिए निकल जाते थे। ये बिटिया नीतू जो घर पे रह जाती है, 2 छोटे छोटे बच्चे उनको खाना खिलाती, खाना खिलाने के बाद में स्कूल चली जाती। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। फरवरी का समय था, गुजर के अप्रैल का महीना आ जाता है। नीतू क्लास 6 से क्लास 7 में आ जाती है और इसको कुछ अलग नोटबुक्स और कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपने पिता से कहती है, गंगाराम से, कि पिताजी मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही तुम उन किताबों को ला दीजिए। तो जो गंगाराम है ये अपनी बिटिया से कहता है कि मैं ही तुम्हें किताबें ला दूंगा, तुम कहाँ परेशान होगी, कहाँ तुम अकेले जाओगी, इसलिए मैं ही तुम्हें किताबें ला दूंगा। उसके बाद में जो गंगाराम है ये अपनी पत्नी के साथ में काम पर चला जाता है। अब ये पति पत्नी काम पर आ गए थे और जो बेटी नीतू थी, बेटिया, वो घर रह चुकी थी। अब दोस्तों गंगाराम अपनी पत्नी से कहता है शोभा से कि जब दोपहर के समय लंच का टाइम होगा तो बिटिया को कुछ किताबों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम किताबें दे के बिटिया को वापस आ जाना। उसके बाद ये दोनों वहाँ पर काम करने लगते हैं। आखिरकार लंच का समय होता है, जो लेबर मजदूर रहती है, तो ये जो महिला है इसका काम ख़त्म हो जाता है। ये अपने पति से कहती है कि लाइए मुझे पैसे दे दीजिए और मैं नीतू के लिए जो किताबें हैं वो ख़रीद कर उसे देकर आ जाऊँगी। तो जो गंगाराम है वो अपनी पत्नी से कहता है ठीक है, उसको पैसे देता है, लेकिन उसे जताते हुए कहता है कि वापस जल्दी आ जाना। उसके बाद में जो शोभा है वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद में अपनी बिटिया के लिए, जो प्यारी सी बिटिया, जो गुड़िया उसकी घर थी, उसके लिए किताबें खरीदती है और उसके बाद घर चली जाती है। अब घर जाने के बाद में जैसे ही ये गेट खोलती है और कमरे के अंदर जाती है तो इसके जो 2 बच्चे थे, जिन बच्चों का नाम मैंने आप लोग को बताया था, आस्था और ऋतिक, ये दोनों कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो नीतू थी, जिसकी उम्र अब 14 साल हो चुकी थी, काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, ये अब घर में नहीं थी। अब माँ जब इस तरीके का दृश्य घर के अंदर देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। अजनबी शहर में, अजनबी गांव में आखिर बेटी नीतू कहाँ गई? उम्र भी 14 साल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं परिवार को बेटी को लेकर थोड़ा सा एक अलर्ट भी रहना होता है। तो इसलिए जो शोभा है ये छत पर चढ़ती है और छत पर चढ़ने के बाद में जैसे ये सामने का नज़ारा देखती है तो ना चाहते हुए भी इसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने का जो दृश्य था वो ऐसा ही था। अब जब नीतू की चीख मकान मालिक तक पहुंचती है तो वो भी दौड़ा दौड़ा छत की तरफ को भागता है। अब जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखता है तो उसके भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब दोस्तों इन दोनों की चीख पुकार जब लोगों के कानों तक पहुंचती है, जो भी लोग आस पड़ोस में रहते थे वो सब के सब इस घर की तरफ को भागते हैं और जैसे ही छत पर चढ़ते हैं तो जो सामने का नज़ारा देखते हैं तो जितने भी लोग आए थे सब के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है और सब के सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल जो बेटी नीतू थी ये छत के ऊपर औंधे मुँह पड़ी हुई थी। वहीं पर तुरंत सारे लोग उठाते हैं उस बच्ची को, तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, जब वो इस लड़की का चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि ये जो लड़की है ये हॉस्पिटल आने से पहले ही मर चुकी है। अब जब डॉक्टर इस तरीके की बात परिवार वालों से कहते हैं, जो लोग साथ में गए थे उनसे कहते हैं, तो जो शोभा थी ये वहीं पर दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है, ये चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी जो 14 साल की है, अच्छी भली थी नीतू, ऐसा क्या उसके साथ हो गया कि जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये बात जो है वो गंगाराम को पता चलती है, जो कि काम कर रहा था। वो भी भागा भागा तुरंत उस जगह पर पहुंचता है, उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। जब ये भी सारी बात सुनता है तो ये भी अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लग जाता है। अब ये पति पत्नी बदहवास होकर वहाँ पर रो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था, नीतू जो घर पे आमतौर पे रहाई करती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि छत पर इस अवस्था में मिली और उसकी मौत हो गई। तो हर कोई हैरान भी था और लोग परेशान भी थे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन इसके पीछे जो वजह है उस वजह का कोई पता नहीं है कि आखिर इस लड़की की जो मौत हुई वो कैसे हुई।
अब वहीं से कोई व्यक्ति राय थाने में फ़ोन करता है। राय थाने की जो पुलिस होती है वो भी अपनी टीम के साथ उस हॉस्पिटल पहुंचती है और सबसे पहले डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। तो डॉक्टर जो है वो पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब, इस लड़की को हमारे पास लाया गया था और जब इस लड़की को ये लोग लेके आए थे तो ये बताया था कि ये बेहोश होकर गिर गई, लेकिन जब हमने इसका चेकअप किया, जब हमने इस लड़की को टटोला, इसकी नब्ज़ टटोली, तो पता चला कि ये लड़की तो यहाँ आने से पहले ही मृत हो चुकी है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले जो होते हैं वो इस नीतू की माँ शोभा और पिता गंगाराम से पूछताछ करते हैं और इन दोनों से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो ये दोनों इस हालत में होते हैं कि ये पुलिस के सामने कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। लोग उन्हें समझा रहे होते हैं, ये दोनों दहाड़े मार मार के रो रहे होते हैं। आखिरकार जिसकी बिटिया जाए वो क्या ही करे। ये दोनों परेशान होते हैं, इसलिए पुलिस वाले आगे इन दोनों से कहते हैं कि तुम हमें सब सच सच बता दो कि इस लड़की के साथ में क्या हुआ। अगर तुम नहीं बताते हो तो हम खुद से आगे की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का मतलब कि हम ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर इस लड़की के साथ में क्या हुआ, अगर इसकी हत्या हुई है तो किसने की है, इसके पीछे की वजह क्या है, यानी जो कातिल है उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जा सके। अब जब पुलिस इस तरीके की बात कहती है तो जो गंगाराम और शोभा हैं एक अलग तरीके की बात कहते हैं पुलिस वालों से। ये कहते हैं कि हमें इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले शोभा और गंगाराम के इस फैसले से हैरान थे, इसलिए वो हैरान होते हुए पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो जो गंगाराम और शोभा हैं ये कहते हैं पुलिस वालों से, साहब हम गरीब आदमी हैं और हम यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, हम मज़दूर हैं और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम नहीं चाहते कि जो हमारी बिटिया इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, जाने वाला तो चला गया, लेकिन हम बार बार थाने के चक्कर काटना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम थाने के चक्कर काटेंगे तो जो 2 हमारे बच्चे हैं उनके भरण पोषण का क्या होगा, उनकी रोज़ी रोटी का क्या होगा, उनके लिए कौन खाने का इंतज़ाम करेगा। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो वो भी कहते हैं ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इस पूरे मामले में तुम्हें हमें लिखित में देना होगा कि तुम्हें अपनी बेटी के केस में कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए और तुम्हें अपनी बेटी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराना है। तो जो गंगाराम और शोभा होते हैं ये लिखित रूप में पुलिस वालों को देते हैं और कहते हैं कि साहब जाने वाला तो चला गया, बीमारी से गया या फिर किसी और वजह से, अब हमें इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए और सारी चीज़ें लिखित में पुलिस को दे देते हैं। अब दोस्तों सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, बारी थी इस डेड बॉडी को माँ बाप को सौंपने की। डॉक्टर जो थे वो इस डेड बॉडी को पैक कर रहे थे, लेकिन उसी पैकिंग के दौरान एक डॉक्टर जो वहाँ पर मौजूद था उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई पड़ती है। उस डॉक्टर को उस लड़की के जिस्म पर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि जिसकी वजह से इस पूरे केस में डॉक्टर को शक हो जाता है और डॉक्टर पुलिस को बताते हुए कहते हैं कि साहब हमें ऐसा लगता है कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और इस लड़की का मर्डर होने से पहले इसका रेप भी किया गया है। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं डॉक्टर के मुंह से तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये मामला उतना ज़्यादा सिंपल सीधा है नहीं जितना ये माँ बाप बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये जो बात थी ये मीडिया तक भी पहुंच जाती है और मीडिया जो है वो बड़ी तादाद में उस जगह पर पहुंच जाती है और मीडिया इस पूरे केस को लाइव कवरेज देने लगती है। अब जब बात मीडिया में पहुंचती है, मीडिया इस बात को जब उछालती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि अगर अब इस केस को हमने रफा दफा कर दिया तो कहीं ना कहीं मुश्किलें उनके लिए भी बढ़ने वाली हैं। इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं कि अब इस केस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस भी समझ चुकी थी कि जो माता पिता हैं ये कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हैं। इसलिए पुलिस कहती है कि ये माँ बाप चाहे कितना ही लिखित में दें, हमें इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना ही पड़ेगा। उसके बाद में पुलिस वाले इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों 30 अप्रैल को ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी और 1 से 2 तारीख के बीच में इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद में हर कोई हिल जाता है। दरअसल इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हो जाता है कि इस बेटी का मर्डर किया गया है। रेप की तो पुष्टि नहीं होती है लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सामने आ जाता है कि इस लड़की की जो हत्या की गई है वो गला दबा के की गई है। अब जब बात नेचुरल डेथ से करवट लेकर मर्डर तक पहुंचती है तो पुलिस जो है वो तुरंत अलर्ट हो जाती है और इस माता पिता से पूछताछ शुरू करती है। अब दोस्तों पुलिस जब परिवार वालों से पूछताछ करती है तो जो शोभा है और जो गंगाराम है ये पुलिस के सामने यही कहते हैं कि साहब हमें तो किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं है और हम तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, इसलिए हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है।
इसलिए हमारी बेटी की हत्या हुई है, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन किसने की है हमें इस बारे में नहीं पता और ना तो हमें इस बारे में कोई कार्रवाई चाहिए ही नहीं। हमें बस अपनी बेटी का शव चाहिए जिससे हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें, उसके बाद अपने घर चले जाएं। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले इस पूरे केस में जो तहकीकात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं इस तरीके से कर रहे थे कि किसी भी एंगल से कोई कमी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं ये मकान मालिक से पूछताछ करते हैं। मकान मालिक से जब पूछताछ की जाती है तो मकान मालिक बताता है कि कोई बाहरी तो आया नहीं, लेकिन ये माता पिता का आना जाना लगातार रहा है। जब मकान मालिक इस तरीके की बात करता है तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को शक हो जाता है और पुलिस वाले सोचते हैं कि इस केस के अंदर कहीं ना कहीं ये माता पिता ही इन्वॉल्व हैं। इसलिए इन माता पिता को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेके जाया जाता है और उसके बाद में पुलिस जब अपने अंदाज में इनसे पूछती है, पुलिस जब अपना असली चेहरा इनको दिखाती है तो ये लोग पुलिस के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तोते की तरह बोलने लग जाते हैं। और उसके बाद ये कहानी जो पुलिस को सुनाते हैं यकीनन वो कहानी हैरान करने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। दरअसल ये नीतू जो थी, जिसको गंगाराम और शोभा जो घर में जो बुजुर्ग थे दादा दादी उसके पास छोड़ आए थे, उस समय नीतू कक्षा 6 में पढ़ती थी। और दोस्तों उसी समय कक्षा 6 में इसी के क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से नीतू मोहब्बत करने लगती है। अब जब उससे मोहब्बत करने लगती है तो जो दादा दादी थे, जो सौतेले दादा दादी थे, उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उन्हें लोग बताते हैं कि तुम्हारी जो पोती है नीतू, इसका चालो चलन ठीक नहीं है और ये मोहल्ले में कई लड़कों से बात करती है, तो दादा दादी ये कहते हुए बात को आई गई कर देते हैं कि 13 साल की तो बच्ची है, अभी क्या ही करेगी। और उसके बाद में दोस्तों वो समय आता है जब शोभा और गंगाराम अपनी बेटी को टिकमगढ़ से निकालकर सोनीपत के राय थाने के गांव में ले आते हैं। उसके बाद में ये परिवार यहाँ पे रहने लगता है। शोभा और गंगाराम सुबह को काम पे चले जाते हैं, लेकिन नीतू उसी समय यहाँ पर जो ये अपने गांव में छोड़ के आई थी उसको यहाँ भी आगे बढ़ाती है। और आगे बढ़ाने के साथ साथ जब ये इसका स्कूल में दाखिला हो जाता है, स्कूल में पढ़ने लग जाती है, तो यहाँ पर भी इसकी लड़कों से दोस्ती हो जाती है। और जब शोभा और उसका पति गंगाराम घर पर नहीं होता तो नीतू घंटों घंटों तक कई लड़कों से बात करती। अब दोस्तों एक दिन जो शोभा थी ये अपने घर पे आती है। अब जब ये अपने घर पे आती है तो देखती क्या है कि उसकी बेटी किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। तो इस माँ को एकदम से शौक लग जाता है क्योंकि इसकी बेटी के पास फ़ोन था ही नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ये फ़ोन कहाँ से आया। अब जब वो इस तरीके से अपनी बेटी को देखती है तो बेटी की नज़र भी माँ पे पड़ती है। जब बेटी की नज़र माँ पे पड़ती है तुरंत वो उस फ़ोन को छुपा देती है। लेकिन शोभा सब कुछ देख चुकी थी, इसलिए ये अपनी बेटी के साथ में, अपनी बिटिया के साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करती है। लेकिन साथ के साथ इसे समझाती भी है कि बेटी तुम्हारी उम्र मात्र अभी 14 साल है, तुम्हारे आगे बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, तुम पढ़ो अच्छे से, अपना नाम रोशन करो। और उसे बहुत ज़्यादा समझाती भी है। तो ये जो नीतू है ये अपनी माँ से कहती है कि ठीक है माँ, आगे से मैं किसी भी लड़के से बात नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है, नीतू जो है ये फिर से अलग अलग लड़कों से बात करने लगती है। इस बार फिर से शोभा नीतू को पकड़ लेती है। अब जब इस बार शोभा नीतू को पकड़ती है तो मोबाइल दूसरा, लड़का दूसरा। शोभा पुलिस को बताते हुए कहती है कि लगभग 1.5 साल के अंदर 50 बार मैंने नीतू को रंगे हाथों पकड़ा किसी लड़के से बात करते हुए। वो मोबाइल ऐसी जगह छुपाती थी कि उसका मोबाइल पिता गंगाराम तो ना सही, लेकिन माँ शोभा हर बार पकड़ लिया करती थी और हर बार नीतू से यही कहती थी कि माँ आगे से मैं बात नहीं करूँगा। तो परिवार वालों के लिए ये बड़ी टेंशन थी, बड़ी परेशानी थी कि नीतू पता नहीं कहाँ से मोबाइल का जुगाड़ कर लेती है। हर बार एक नया मोबाइल, हर बार एक नया लड़का। अब दोस्तों जब ये सिलसिला लगातार चल रहा था तो शोभा जो है वो सोचती है कि ये अब मामला मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये पूरी बात गंगाराम को बताती है। अब दोस्तों जब गंगाराम, एक बाप, अपनी बेटी के बारे में इस तरीके की बात सुनता है तो वो एकदम से आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत नीतू के पास जाता है और उससे ज़ोर से पकड़ते हुए कहता है कि आज के बाद किसी भी लड़के से तुम बात नहीं करोगी और ये सब तुम जो कर रही हो ये दोबारा से होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो नीतू है ये उस बाप से जो बातें कहती है, जो जुमले कहती है, यकीनन मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये अपने बाप से कहती है कि तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। ये कुछ इस तरीके की बातें कहती है कि जिसे सुनने के बाद बाप क्या बल्कि माँ शोभा भी कहीं ना कहीं हैरान रह जाती है। उसके बाद में ये जो नीतू थी ये लगातार अपना जो कृत्य था उसको कायम रखती। परिवार वाले आगे बताते हैं कि नीतू अब परिवार वालों के सामने भी कभी कभी बात करती है और वो झगड़े की, मारपीट की इस कदर आदी हो चुकी थी कुछ कि उसे किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद दोस्तों एक तारीख आती है 29 अप्रैल 2023। 29 अप्रैल 2023 को जब ये दोनों शोभा और गंगाराम
बाहर काम से जब घर लौट के आते हैं तो जो नीतू है ये किसी से कमरे के अंदर बात कर रही होती है। जब ये बात कर रही होती है तो उस समय तो ये माता पिता जो हैं ये बात को आई गई कर देते हैं, लेकिन शाम को जब खाने का समय होता है तो ये जो गंगाराम है ये अपनी बेटी नीतू से कहता है कि तुम जो सब कर रही हो क्या तुम कभी इसे ख़त्म करोगी भी या नहीं करोगी। तो जो नीतू है ये अपने पिता के मुंह पे ही उससे कहती है कि वह इसे ख़त्म नहीं करेगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो, अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। और उसके बाद खाने के जो खाना लगा हुआ था वहाँ से ये उठती है, सीधा कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे के अंदर जाने के बाद में गेट अंदर से लॉक करती है और अपने माता पिता के सामने ही किसी से बात करने लग जाती है। अब दोस्तों जब ये माता पिता इस तरीके से देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अब जो मामला है ये हाथ से निकल चुका है, अगर ये किसी के साथ भाग गई तो बड़ी बदनामी होगी। उसके बाद में दोस्तों ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाते हैं नीतू को हमेशा हमेशा से अपने रास्ते से हटाने के लिए। और उसके बाद में ये दोस्तों एक फ़ैसला करते हैं कि 29 अप्रैल को ही रात के समय जब नीतू जग रही होती उसी समय ये दोनों पति पत्नी जो हैं कमरे के अंदर जाते हैं और जो बाप गंगाराम था ये उसके हाथ पांव पकड़ता है और जो मां शोभा थी ये नीतू के सीने पर बैठ जाती है और उसके गले को जब तक दबाती है कि जब तक नीतू की सांसें नहीं थम जाती हैं। अब दोस्तों उसके बाद में ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये जो हमने कत्ल किया है ये कत्ल कहीं से भी कत्ल लगना नहीं चाहिए। उसके बाद में उस डेड बॉडी को उठाते हैं और छत पर ले जाने के बाद में उसे औंधे मुँह लिटाल देते हैं और उसके बाद में ये लोग चले आते हैं। उसके बाद प्लान के मुताबिक ये लोग सुबह को वैसे ही काम पे निकलते हैं जैसे रोज़ निकलते थे, डेली निकलते थे। आस पड़ोस के लोग भी इन्हें नॉर्मली जाते हुए देखते हैं। उसके बाद में जो शोभा है यहाँ जहाँ काम कर रही थी वहाँ पर सब लोगों के सामने कहती है कि उसे बिटिया को किताब दिलाना है, इसलिए वो किताब दिलवा कर बस अभी गई और अभी आई। वो इस तरीके से कहती है ताकि वहाँ पर जो लोग हैं वो सब सुन सकें और सब गवाही दे सकें। उसके बाद में ये घर जाती है और प्लान के मुताबिक ही उसी तरीके से चीखने लगती है और जैसे ही सारे लोग आते हैं और हॉस्पिटल के अंदर भी ये इस तरीके के चीख पुकार कर रही थी कि कहीं ना कहीं इसकी चीख पुकार को देखकर पुलिस भी एक बार सकते में आ जाती है। इस माता पिता ने जितने शातिर तरीके से इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया था पुलिस ने उतने ही शातिर तरीके से इन दोनों को गिरफ्तार किया। बहरहाल दोस्तों इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मामला कोर्ट में जाएगा और जिस तरीके का दोष इन लोगों का होगा उस तरीके से इन लोगों को सज़ा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि माता पिता ने पुलिस को जो बातें बताई बेटी के चरित्र के बारे में ये कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो पुलिस की पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन अगर बिटिया ऐसी थी भी तो क्या इस माता पिता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? बेटी नाबालिग थी, बेटी की काउंसलिंग करा सकते थे या फिर कोई और रास्ता निकाल सकते थे, उसकी शादी कर सकते थे उसकी मर्ज़ी के लड़के के साथ में, कुछ भी हो सकता था। बहरहाल रास्ते बहुत थे लेकिन क्राइम का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है इस पूरी घटना के अंदर क्या इसका हल किसी दूसरी तरीके से निकाला जा सकता था? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब वक्त होता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन जिन लोगों के कमेंट्स आए इसमें पहला जो कमेंट्स है ये है फैशन डिज़ाइनर करके इनकी आईडी है और ये लिखते हैं कि भैया आपकी कहानी पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा भैया, आप बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हैं और हम अब आपका कहानी डेली देखेंगे। तो भाई फैशन डिज़ाइनर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना नाम भी लिख देते तो और ज़्यादा अच्छा होता। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी मैं तो सुनता ही हूँ लेकिन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, कमेंट्स भी करता हूँ। तो भाई अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेटीएम अर्निंग डेली कमेंट्स करते हैं, आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादू करके हैं शाहबुद्दीन इनका नाम है, लिखते हैं सर ऐसे ही कहानी रोज़ सुनाया करो, हम सब आपकी जो कहानी है उसको रोज़ सुनेंगे। उसके बाद में नेहा कक्कर हैं, ये लिखती हैं बहुत शानदार। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं और इस बार ये लिखते हैं कि नाइस गोइंग ऑन, कीप कंटिन्यू सेम वे, बेस्ट विशेष सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी। डेली कमेंट्स करते हैं और ये हमें बधाई दे रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि इसी तरीके से आगे जाते रहिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो सुबोध कुमार जी मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। उसके बाद में सुनुद मान करके आईडी है, ये लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब गुरदासपुर BPO मरारा से। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है इमरान खान का, ये लिखते हैं सर कुछ औरतों के चक्कर में सारी औरतें बदनाम होती हैं। कि देखो दुनिया में सब तो एक से नहीं होते लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं तो वो बदनाम होते हैं। उसके बाद में नासिर पठान है, आगे लिखते हैं साबिज मलिक जी आपकी जो कहानी है भाई ये बहुत अच्छी है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में 1 2 3 प्रकाश ABC लिखते हैं भैया महिला का उच्चारण ठीक करने का प्रयास करें, तो भाई मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। उसके बाद देव कुमार जी हैं, लिखते हैं जय हिंद, जब तक आपकी स्टोरी नहीं आती
इंतज़ार रहता है, मोहब्बत है। और सर आपसे मेरे भाई, आपकी जो वॉइस है ये भी काफ़ी अच्छी है। तो भाई आपको हमसे मोहब्बत है, हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव कुमार जी। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कहानी को सुनकर पति को पत्नी से विश्वास नहीं रहता। रेनू सुनील त्यागी, सियाना बुलंदशहर। तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक से हों, क्योंकि दुनिया में आज भी न जाने कितने ही करोड़ों अरबों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। उसके बाद में सियाद शाही हैं, लिखते हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड है राजा बाबू जूते वाला अब्दुल बबलू। तो भाई आपके जो फ्रेंड हैं उनको काफ़ी बधाइयाँ आपकी तरफ से कि आप उनको इतनी मोहब्बत करते हैं। उसके बाद में एस शर्मा है, लिखते हैं संजीव शर्मा, फ़तेहपुर आगरा से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट है ये है ज़हा @ज़हा करके आईडी है, और ये लिखते हैं हाय सर आप कैसे हो सर, मेरा नाम शाहिद आलम है, मैं कुवैत में हूँ और आपसे बात करनी है सर, आपका कोई नंबर है तो दो। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन वो लिंक क्लिकेबल नहीं है, आप उस लिंक को एक आईडी को आप लिख सकते हैं नोटबुक पर, उसके बाद में इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आज के दिन भी आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। कहानी कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा, और कहाँ से देखते हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ख्याल रखें, छोटे बड़ों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।